चलिए शाइब की चर्चा पर शुरुआत करते हैं सबसे अच्छी खबर यानी गुड न्यूज से। आपको मुलाकात करवाते हैं देश की उस बेटी से जिसके नाम की तारीफ 7 समंदर पार भी हो रही है। जी हां, पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली फैशन डिजाइनर प्रियंका मलिक, जिन्होंने ब्रिटेन के शाही परिवार के लिए ड्रेस डिजाइन की है। जिसके बाद से ही शाही परिवार ने देश की इस बेटी की न सिर्फ तारीफ की बल्कि शुक्रिया भी अदा किया है। शाही परिवार की तरफ से प्रियंका के लिए एक लेटर आया है जिसमें उनके नाम की और उनके काम की सराहना की गई है। ब्रिटेन में किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर हैं। 6 मई को वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स तृतीय की पारंपरिक तरीके से ताजपोशी की जाएगी। सबसे खास बात यह है कि 7 समंदर पार हो रही शाही परिवार के राज्याभिषेक की तैयारियों को भारत की एक बेटी ने और भी खास बना दिया है। पश्चिम बंगाल के सिंगूर की रहने वाली प्रियंका पेशे से फैशन डिजाइनर हैं। उन्होंने शाही परिवार के लिए डिजाइन की गई ड्रेस की तस्वीर बकिंघम पैलेस को भेजी। गुलाब की आकृतियों के डिजाइन वाली ड्रेस शाही परिवार को खूब पसंद आई। यही नहीं, बकिंघम पैलेस की ओर से प्रियंका को शुक्रिया संदेश भी भेजा गया। ये अप्रैल की फर्स्ट वीक में रिसीव हुई थी मेरी हाथ में और इसमें कहा गया है सी इज लाइक सो मच द माई वर्ड्स स्पेशली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिज़ाइन एंड ऑब्वियसली द डिज़ाइन सी लाइक पर्सनली सो मच। वाकई प्रियंका ने कमाल कर दिखाया है। उन्होंने अपने दम पर पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। प्रियंका के पास हार्वर्ड और अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री भी है। इसके साथ ही प्रियंका यूके की रॉयल कॉमनवेल्थ सोसाइटी की सदस्य भी हैं। मैं छोटी उम्र से ही बहुत बड़ी फैन हूँ क्वीन एलिजाबेथ की। तो whenever I see some of the officials presents in a virtual fashion week at London, which was held around the early 2022, then मैंने इच्छा की थी I will if I design a dress for the queen. राजशाही परिवार से मिले संदेश के बाद प्रियंका और उनका परिवार बेहद खुश है। उम्मीद है कि प्रियंका आगे चलकर फैशन डिजाइनिंग की दुनिया में देश का मान सम्मान और बढ़ाएंगी। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रियंका के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए, ये तो बहुत गर्व की बात है कि आपने डिजाइन की है ड्रेस। जरा ड्रेस के बारे में भी बताइए, उस ड्रेस की खासियत क्या है, किस तरीके से आपने क्या उस थीम चुना है उस ड्रेस को लेकर? First of all, thank you, ma'am, for giving me blessings. And I designed the dress. The name of the dress is Eternal Rose dress. The significance of the dress is I am taking inspiration from this dress from the red rose, which is the symbol of England. And all over the dress, the प्रियंका, अगर आप हिंदी में बोल पाए तो हमारे कई दर्शक आपको सुन और समझ पाएंगे। हाँ मैम, मेरी हिंदी बहुत ही खराब है तो मैं कोशिश करता रही हूँ बताने हिंदी में। नहीं, आप बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं, आप बोलिए। थैंक यू मैम। और रोज ड्रेस जो है ना, उसकी रोज पेटल्स पे और छोटी छोटी बटरफ्लाईज भी है प्रजापति। वो ड्रेस पे जो डिजाइन है वो सिग्निफिकेंस है क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला की पर्सनालिटी जो है, प्योरिटी है, फेमिनिज्म है एंड उनकी ब्यूटी। इट इज परफेक्टली गोज विथ हर पर्सनालिटी, सो आई डिजाइन इट। एंड इस ड्रेस का नाम है इटर्नल रोज ड्रेस एंड ये फूल को बहुत ही पसंद आई है। उन्होंने मेरे लिए आपसे पूछना चाहेंगे, बहुत बड़ा देखिए ये फंक्शन होने वाला है वहां पे, लेकिन आपके जिस ड्रेस को पसंद किया है, आपकी डिजाइनिंग को, तो क्या आपको पता है कि उस ड्रेस को कौन पहनने वाला है? क्या वहां पर परिवार के कुछ और लोग होंगे, वो भी पहन रहे होंगे, या फिर किसी खास के लिए ही आपने ये डिजाइन किया है ड्रेस? मैम, ये ड्रेस सिर्फ क्वीन कॉन्सर्ट कैमिला मैडम के लिए ही मैंने डिजाइन किया है और उन्होंने बहुत ही अप्रिशिएटेड है। और उन्होंने इस कोरोनेशन के दौरान बहुत सारे फंक्शंस होंगे
हो सकता है उसमें किसी भी एक फंक्शन में वो पहन सकती है। वो क्वीन ऑल्सो कैमिला मैडम, नॉट एनी अदर पर्सन। चलिए प्रियंका, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कांग्रेचुलेशन इस अचीवमेंट के लिए आपको। और 6 मई को देखिए किंग चार्ल्स तृतीय का राज तिलक होना है, जिसकी तैयारियां न सिर्फ ब्रिटेन में हो रही हैं बल्कि भारत में भी की जा रही हैं। किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक के मौके पर मुंबई के डब्बा वालों ने उन्हें खास तोहफा देने की तैयारी भी कर ली है। और मुंबई के डिब्बा वालों का रिश्ता ब्रिटेन के शाही परिवार से बेहद पुराना है। ऐसे में वो क्या गिफ्ट है जो ये डिब्बा वाले उन्हें देने की तैयारी कर रहे हैं, और दोनों के बीच वो खास रिश्ता क्या है, आपको बताते हैं। आपको ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक और इससे जुड़ी तैयारियों की लेटेस्ट जानकारी देंगे, लेकिन पहले देखिए कि मुंबई में किंग चार्ल्स के लिए क्या खरीदा जा रहा है। ये है मुंबई डब्बा वालों का प्रतिनिधि दल। इसमें शामिल लोग किंग चार्ल्स के लिए दरअसल शानदार तोहफा खरीदने निकले और मुंबई की एक दुकान में पहुंचे। काफी सोच विचार के बाद पुनेरी पगड़ी और वारकरी समुदाय का शॉल खरीदने का फैसला लिया गया। पुनेरी पगड़ी को महाराष्ट्र की संस्कृति में गर्व और सम्मान के प्रतीक के रूप में जाना गया है। वहीं वारकरी समुदाय में शॉल को आभूषण की तरह माना जाता है। ये पुनेरी पगड़ी है जो बहुत बड़ी सम्मान की पगड़ी है हमारे महाराष्ट्रियन कल्चर में, और जो ऊपरना है वो वारकरी संप्रदाय का आभूषण है। और बहुत बड़ा सम्मानित अगर किसी को हम करने जाते हैं तो उनके प्रति वो भाव, एक आनंदी भाव या तो फिर एक अपनेपन का भाव, एक सम्मान का भाव, वो प्रतीत करने के लिए हम लोग ये गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट आप जब देंगे क्या आप उनको कुछ अपने हाथों से देंगे या नहीं? फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कि ब्रिटिश कंसुलेट जनरल के पास वो पहुंचा दिया जाएगा, एम्बेसी के पास, वो वहां से प्रिंस चार्ल्स तक पहुंचेंगे। आपको बता दें कि मुंबई के डब्बा वालों के साथ ब्रिटेन राजघराने का संबंध काफी पुराना है। दरअसल जब भारत में अंग्रेजों का राज था तब मुंबई और उसके आसपास रहने वाले अंग्रेज अफसरों को डब्बा वाले ही खाना पहुंचाते थे। तब से शुरू हुआ ये अनोखा रिश्ता आज भी कायम है। यही वजह है कि राजघराने से जुड़े बड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए मुंबई के डब्बा वालों को भी न्योता मिलता आया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, उनके जो प्रिंस चार्ल्स है, जिनके साथ मुंबई डब्बे वाले का बहुत अच्छा ताल्लुकात रह चुका है, और जब भी प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी उसमें भारतवर्ष में से 2 डब्बे वाले को इन्विटेशन दिया था। ये बहुत बड़ा सम्मान था हम डब्बे वाले के लिए, और ब्रिटिश घराने के राजघराने के साथ डब्बे वाले के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, संबंध भी अच्छे हैं राज परिवार के साथ। तो इसको मद्देनजर रखते हुए प्रिंस चार्ल्स जो है अभी क्वीन एलिजाबेथ का देहांत होने के बाद में प्रिंस चार्ल्स जो है वो राजगद्दी पे बैठने जा रहे हैं, किंग होने जा रहे हैं ब्रिटेन के। तो हमें बहुत खुशी है, या अवसर पे हम लोग उनको गिफ्ट देने का सोच रहे हैं। मुंबई के डब्बा वालों का ये गिफ्ट ब्रिटिश कॉन्सुलेट के जरिए किंग चार्ल्स तक पहुंचाया जाएगा। उधर ब्रिटेन में किंग चार्ल्स के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर हैं। 6 मई को लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में किंग चार्ल्स का राज तिलक होगा, जिसके बाद वो आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। इस मेगा इवेंट में दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। एक्ट्रेस सोनम कपूर समेत कई भारतीय हस्तियां भी इस ऐतिहासिक आयोजन में नजर आएंगी। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला के राज्याभिषेक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी 1000 साल से ज्यादा समय तक चले आ रहे रीति रिवाजों के अनुसार होगी। इस मौके पर ब्रिटेन में जश्न भी जोरदार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। राज तिलक के बाद अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। देश की सरहदों की रक्षा करने वालों को करीब से हर कोई जानना चाहता है। खुद सेना भी इसके लिए अलग अलग इवेंट्स कराती रहती है, लेकिन चंडीगढ़ में अब एक ऐसा म्यूजियम बना है जहां जाकर आप वायुसेना को करीब से जान सकते हैं। जी हाँ, दरअसल चंडीगढ़ की सेक्टर 18 में बने इस खास म्यूजियम में आपको भारतीय वायुसेना की ताकत, उसके जाबाजों की कहानी और उसकी अहमियत को करीब से जानने और आसानी से समझने का मौका मिलेगा। इस वक्त हम इंडियन एयरफोर्स म्यूजियम के अंदर है और सबसे पहले आपको दिखाते चलें कि ये
इंडियन एयरफोर्स की हिस्ट्री वॉल है, जहां पर पोस्ट इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह की एयरफोर्स रही है, उस तरह की जो तस्वीरें हैं इस वॉल के अंदर डिस्प्ले की गई है। वहीं पर अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो ये गैलेंट्री अवार्डीज है, जिसमें तमाम जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं जिन्हें अवार्ड मिला है, उनके नामों को इस वॉल के ऊपर है वो लिखा गया है। देश में अपनी तरह का पहला इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर चंडीगढ़ के सेक्टर 18 में बनकर तैयार है। यहाँ इंडियन एयरफोर्स ने कैसे तरक्की की, ऐसी तमाम अहम और यादगार चीजों को बेहद ही साधारण तकनीक और टेक्नोलॉजी के सहारे दिखाया गया है। ये जो म्यूजियम है ये बेसिकली हमने इसलिए क्रिएट किया है ताकि जो लोकल यूथ है हमारा, इस एरिया का, रीजन का यूथ है, वो इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सके। ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था। उसको क्रिएट करते हुए हमने यहाँ 5-6 सेक्शन बनाए हैं। अभी इस हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन नहीं हुआ, बच्चे तो अपने देश की वायुसेना की ताकत को देख ही सरप्राइज दिखे। मेरा नाम सोहम है, मुझे बहुत प्लेन का शौक है और जब मैंने सुना कि यहाँ पे म्यूजियम है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं यहाँ पे एयरफोर्स म्यूजियम में आया हूँ और यहाँ के बहुत अच्छे मॉडिफाइड प्लेन्स हैं, तो अच्छा लगा है सब देख के और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है यहाँ का विजिट। हेरिटेज म्यूजियम में पुराने एयरफोर्स के सभी विमान के मॉडल्स और लड़ाकू विमान प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा नए और आधुनिक भारतीय वायुसेना का शौर्य भी इस हेरिटेज सेंटर का खास और अहम हिस्सा है, जिनकी कहानियां यहाँ आ रहे लोगों को न सिर्फ हैरान कर रही बल्कि देशभक्ति का भाव भी भर दे रही। हमको बहुत अच्छा लगा। मेरे बेटे को बहुत शौक है एयरक्राफ्ट का। जब हमने सुना कि यहाँ पे ऐसा म्यूजियम है तो वी वर वेरी एक्साइटेड एंड हम लोग जब यहाँ पे आए तो देख के लाइक वी वर अमेज्ड। इतना हमको पता लगता है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स कितनी एडवांस हो चुकी है और क्या वेपन्स यूज करते हैं, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी के एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। बहुत अच्छा डिस्प्ले है और जो फ्लाइट सिमुलेटर है वो तो अमेजिंग है, लाइक मस्ट विजिट है। हम लोग तो बाहर से आए हैं लेकिन यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा। देशभक्ति की भावना आती है यहाँ पे आके? हाँ बहुत आती है। प्लस वो जो वॉल ऑफ फेम है जहाँ पे लिखा हुआ है, सबके नाम लिखे हैं, वो दैट इज रियली गुड। और उनको पढ़ने के बाद में काफी अच्छा लगता है, अपने आप को अपने अंदर से फीलिंग आती है, लगता है कितने लोगों ने सैक्रिफाइस किया है आपके लिए एंड इतने लोग और भी कर रहे हैं कंटिन्यू सैक्रिफाइसेस आपके लिए एंड कंटिन्यूअस डेडिकेशन के साथ इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। वैरायटी है यहाँ पर सारे प्लेन्स की, जेट्स की, बच्चे तो सारे देख के बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स रियली वेरी एक्साइटिंग प्लेस टू विजिट फॉर ऑल द फैमिली मेंबर्स। चंडीगढ़ में बना ये हेरिटेज सेंटर हिंदुस्तान की वायुसेना की ऐतिहासिक विरासत और उसकी ताकत को दिखा रहा है। उम्मीद है वायुसेना की तरफ से की गई ये अच्छी पहल युवाओं को वायुसेना की अहमियत बताने में कामयाब रहेगी। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम के यू टर्न की। मई के महीने में बारिश और बर्फबारी अब से पहले सोची भी नहीं होगी, लेकिन फिलहाल बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। आलम यह है कि केदारनाथ धाम बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। आपको बता दें, लेकिन बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी यात्रा पर निकले भक्तों का जो उत्साह है वो कहीं से भी कम नहीं है। हालांकि फिलहाल मौसम को देखते हुए केदारनाथ धाम की यात्रा को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। सफेद चादर से ढक गया केदारनाथ धाम। केदारनाथ में एक तरफ जमकर बर्फबारी हो रही है तो दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की आस्था और उत्साह में कोई कमी नहीं है। मौसम दुश्वारियां पैदा कर रहा है, लेकिन इन परेशानियों को दूर करने का काम भी उतनी ही मजबूती के साथ किया जा रहा है। बर्फबारी का आलम यह है कि केदारनाथ हेलीपैड बर्फ से पूरी तरह ढक गया है।
बर्फ हटाने का काम तो चल ही रहा है, लेकिन एहतियात भी बरती जा रही है। यही वजह है कि प्रशासन ने आज यानी बुधवार के लिए केदारनाथ की यात्रा स्थगित कर दी। डीजीपी ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। बर्फबारी के कारण यात्रा मार्ग बाधित हुआ है, जिससे आवाजाही पर भी असर पड़ा है। यात्रा रोकने का मकसद भी यही है कि इस दौरान तेजी से बर्फ को हटाया जाए, जिससे यात्रियों को किसी किस्म की कोई दिक्कत न हो। पुलिस प्रशासन यात्रियों को भरोसा दिला रहा है कि मौसम सामान्य होने पर और रास्ते से बर्फ हटाने के बाद यात्रा शुरू कर दी जाएगी। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर मौजूद होटल और लॉज में आराम करने की अपील की गई है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ में मौसम का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैदानी इलाकों में हाल कुछ अलग है। बेमौसम बारिश की वजह से यहां भी सर्दी के मौसम का एहसास हो रहा है। मई के महीने में मौसम की ऐसी बनगी अब से पहले कभी देखी नहीं थी। और बारिश और तेज हवाओं ने मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत दी है। लेकिन गुड न्यूज ये है कि मई के मौसम का ये खुशनुमा अंदाज अभी जारी रहने वाला है। वो भी सिर्फ 1-2 दिन नहीं, बल्कि मई का ये पूरा महीना आपके लिए गर्मी से राहत लेकर आया है। मई में छातों के साथ लोगों की ये तस्वीरें आपने खूब देखी होंगी, लेकिन इस बार वजह बदली हुई है। अब मकसद कड़क धूप से नहीं, रिमझिम फुहारों से बचना है। इसे भले ही मौसम की मेहरबानी कहा जाए, ये मेहरबानी सबको पानी पानी कर रही है। अप्रैल के बाद मई लगातार दूसरा महीना है जो कूल हो गया है। मजबूत पश्चिमी विक्षोभ ने वातावरण में ठंडक पैदा कर दी है। पिछले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में 10 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज की गई है। वैसे पारे का ये हश्र देश के कई राज्यों में हुआ है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर सहित कई और राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पारा लुढ़क गया है। जो पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है वो पंजाब हरियाणा में जो क्लाउडीनेस है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, और इसके साथ ही जैसे ये हिमाचल प्रदेश का इलाका जहाँ पे बारिश अच्छी हो रही है, हिल स्टॉर्म भी जो है वो लगातार हिमाचल प्रदेश से जो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो पहाड़ों का असर भी जो मैदानी इलाकों पे पड़ता है, खास करके जो बिल्कुल पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि ये बहुत ही साथ जो इलाके लगते हैं। वैसे मौसम का ये मिजाज जहां मैदानी इलाकों में पानी की शक्ल में कहीं दरिया बना हुआ है, तो वहीं पहाड़ों पर इसने बर्फ की शक्ल लेकर सफेद चादर की परत बिछा दी है। ऐसा लगता है कि बादलों के जरिए कुदरत खुद ही जनवरी और मई का फर्क मिटाने की कोशिश में लगी है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रक्षा से लेकर कारोबार और मेडिकल तक के क्षेत्र में भारत नए आयाम रचने लगा है। इसी कड़ी में देश के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार एम्स ने तरक्की की नई इबारत लिख दी है। रोबोटिक सर्जरी सीखने के लिए डॉक्टर्स को अब तक विदेश जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें विदेश जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब दिल्ली एम्स डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग दे रहा है। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में दिल्ली एम्स ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है। दिल्ली एम्स अब भारत का पहला ऐसा संस्थान बन चुका है जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी अब भारत के डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर्स अब भारत में ही रहकर रोबोटिक सर्जरी की उच्च स्तर की ट्रेनिंग ले सकेंगे। मंगलवार को इस रोबोटिक लैब का उद्घाटन भी हुआ। दिल्ली एम्स में आज रोबोटिक सर्जरी परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसके बाद दिल्ली एम्स ऐसा पहला संस्थान बन चुका है भारत का जहां डॉक्टर्स को रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग दी जाएगी। इंडियन मेट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की साझेदारी के साथ दिल्ली एम्स में इस लैब की स्थापना की गई है। इसके बाद डॉक्टर्स जो है वो विदेशों के बदले अब भारत में रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग प्राप्त कर पाएंगे। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस का सबसे नया और एडवांस तरीका है।
इससे न सिर्फ सर्जरी में लगने वाले समय को कम किया जा सकेगा, बल्कि नॉर्मल सर्जरी में होने वाली गलतियों से भी बचा जा सकेगा। सर्जरी, बाकी ट्रेनिंग कई बार ओपन सर्जरी होती है, बड़े चीड़े लगते हैं ताकि आप ऑर्गन्स को देख सकें। इसमें आप मल्टीपल होल्स के थ्रू ही जाते हैं, तो पिन होल वाली सर्जरी, छोटी होल से सर्जरी कर सकते हैं। तो एक तो कॉस्मेटिकली भी बेटर रहता है और पेशेंट की रिकवरी भी फास्टर होती है, क्योंकि सर्जरी में जितनी पहले मॉर्बिडिटी होती है, ब्लड लॉस होता है, वो इससे कम होता है। सर्जरी कई प्रकार की होती है, ओपन होती है, लेप्रोस्कोपिक जो दूरबीन से होती है, और रोबोटिक सर्जरी एम्स में पब्लिक सेक्टर एम्स फर्स्ट है जो ट्रेनिंग देगा। और हमारे जितने भी रेजिडेंट हैं जो रोबोटिक सीखने के लिए जैसे विदेश जाते हैं या बाहर जाते हैं या पब्लिक के अलावा प्राइवेट सेक्टर में सीखते हैं, वो एम्स अब ऐसा कर रहा है मेट्रॉनिक के साथ कोलैबोरेशन करके कि सारे जितने रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो यहाँ सेट फैसिलिटी में आकर सर्जरीज को रोबोटिक से कैसे करते हैं उसकी ट्रेनिंग लेंगे। एम्स की वेट लैब में इंडियन मेट्रोनिक कंपनी के साथ मिलकर रोबोटिक मशीन लगाई गई है, जहां डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ले पाएंगे। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आइए समझते हैं। ये कंसोल है, तो जैसे कि कोई सर्जन सर्जरी करने के लिए रोबोटिक से अगर पेशेंट पे डायरेक्टली आएगा तो उसमें जो चीजों की जरूरत पड़ेगी उसको सर्जन रोबोटिक्स में डायरेक्टली पेशेंट के पास नहीं खड़ा होता है, वो थोड़ी दूर बैठता है और वहां से यंत्रों को, इक्विपमेंट को हैंडल करता है। वो ये कंसोल है, ये यहाँ बैठ के और सब कुछ एआई के माध्यम से और थ्रू पेशेंट वो हैंडल होती रहती है। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस कंसोल हेल्प्स हिम टू डू सर्जरी। और चूंकि रियल लाइफ सर्जरी में रिस्क होती है, उस रिस्क को कम करने के लिए ट्रेनिंग के बाद ये माध्यम और उसके लिए उपयुक्त होगा। बड़ी बात यह है कि रोबोटिक ट्रेनिंग की सुविधा सिर्फ एम्स के सर्जन के लिए नहीं है, बाहर के डॉक्टर्स भी एम्स में ट्रेनिंग ले सकते हैं। अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। भाई शादियां तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी शादी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां 1200 दूल्हों की एक साथ बारात निकली और इस बारात में झूमते नजर आए मंत्री और सांसद भी। बिल्कुल, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बैतूल में एक सामूहिक विवाह समारोह में एक साथ 1200 जोड़ों की शादी कराई गई। घर गृहस्थी की शुरुआत के लिए 49 हजार रुपए का इन्हें चेक भी दिया गया और पूरी धूमधाम से शादी संपन्न हुई। ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकती इस बारात में दूल्हे ही दूल्हे नजर आ रहे हैं। दरअसल ये बारात एक दो दूल्हों की नहीं, पूरे 1200 दूल्हों की है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के बैतूल की हैं। यहाँ के पुलिस ग्राउंड में जिला पंचायत की तरफ से मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 जोड़ों की शादी संपन्न करवाई गई। शुभ मुहूर्त में दूल्हों की बारात निकाली गई। इस बारात में मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार और सांसद दुर्गादास उइके भी शामिल हुए। मौका खुशी का था, लिहाजा ढोल नगाड़ों की धुन पर मंत्री जी भी नाचते नजर आए। अब बारात में जाते हैं तो जो सब करते हैं सबको करना पड़ता है, और मैं सोचता हूँ कि जब व्यक्तिगत रूप से उनकी बारात निकलती तो घर के, परिवार के, दोस्त लोग उसमें अपना एक प्रकार से उत्साह दिखाते हैं। और ये सब सरकार की ओर से एक आयोजन है, इसलिए मंत्री के नाते मैंने भी हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ उसमें शरीक हुआ हूँ। बैतूल में सभी 1200 जोड़ों को घर गृहस्थी की शुरुआत के लिए 49 हजार रुपए के चेक दिए गए। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों और बेटियों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ये सामूहिक विवाह कार्यक्रम भी उन्हीं स्कीम्स का एक हिस्सा है। राजेश भाटिया, गुड न्यूज टुडे, बैतूल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में आयोजित मेट गाला की चर्चा भारत में खूब हो रही है और भारत की भी कई हस्तियों ने फैशन के इस मेले में शिरकत कर 4 चांद लगा दिए हैं। और इस सबसे बड़ी फैशन नाइट में चर्चा उस रेड कार्पेट की खूब हो रही है, जिस पर तमाम सितारों ने जलवा बिखेरा। आप भी देखिए क्यों और किस लिए हो रही है इस रेड कार्पेट की चर्चा। न्यूयॉर्क में फैशन का मेला।
फैशन के मेले में सितारों का टशन। हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारों का जलवा। फैशन नाइट्स में खेल की हस्तियों का दिखा अलग अंदाज। मेट गाला में सितारों के अजब गजब फैशन की चर्चा के साथ रेड कार्पेट की भी चर्चा जोरों पर है। वो भी क्यों ना, न्यूयॉर्क के इस मेगा इवेंट के लिए इस रेड कार्पेट को हिंदुस्तान से बनाकर जो भेजा गया, जिस रेड कार्पेट पर दुनिया के मशहूर सितारे अपने फैशन का जलवा बिखेर रहे हैं, वो रेड कार्पेट केरल में बनकर तैयार हुआ है। 6,960 स्क्वायर मीटर के इस रेड कार्पेट को बनाने में 60 दिनों का समय लगा। केरल से बनाकर इसे न्यूयॉर्क भेजा गया। हिंदुस्तान में बने रेड कार्पेट पर न्यूयॉर्क में भारतीय हस्तियां जलवा बिखेरें, इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी। मेट गाला के रेड कार्पेट पर इस साल आलिया भट्ट ने डेब्यू किया और सबका दिल जीत लिया। आलिया ने इस मौके पर व्हाइट पर्ल गाउन पहना, जिसमें वो किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। आलिया ने फैशन डिजाइनर प्रबल गुरुंग का आउटफिट पहना, जिसे 1 लाख मोतियों और हाथ की कढ़ाई से सजाया गया है। वहीं इस इवेंट में प्रियंका पति निक जोनस के साथ पहुंची। उन्होंने ब्लैक डायमंडिनो गाउन पहना था। प्रियंका चोपड़ा ने हीरो से जड़ा नेकलेस भी पहना था, जिसकी चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 2 अरब रुपए है। यही नहीं, ईशा अंबानी ने भी दुनिया के सबसे बड़े रेड कार्पेट इवेंट पर अपने गॉर्जियस लुक से 4 चांद लगा दिए। मेट गाला में बॉलीवुड, हॉलीवुड सितारों से लेकर मॉडल्स और फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोग शामिल होते हैं। मेट गाला इवेंट सबसे बड़ी फैशन नाइट्स में से एक है। यहाँ आने वाला हर सेलिब्रिटी अपने फैशन के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। यही वजह है कि मेट गाला हर साल सेलेब्स के ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक से खूब लाइमलाइट बटोरता है। इस साल भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हालांकि थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन इसे समझना पड़ेगा कि सफर जिंदगी का हो या फिर खबरों का, मजा सफर में ही आता है, क्योंकि मंजिल मिलते ही बिछड़ना पड़ता है। जैसे कि हमारे जाने का वक्त हो गया है। सही कहा, जैसे हमारे खबरों के सफर को ही ले लीजिए, मंजिल तक पहुंचने हैं और हमें आपको अलविदा कहना पड़ता है। देखिए, अलविदा का मतलब हमारे लिए फिलहाल वाला बाय बाय है, क्योंकि ब्रेक के बाद तो आ ही रहे हैं ना फिर से। और इन सब से आप देख घुमा के में मिलिए, यानी कि अदिति, नवजोत और शगुफ्ता से। लेकिन हम आपसे मिलेंगे इसी चाय पर चर्चा में कल। मैं नहीं आऊंगी देख घुमा के। मैं चाय पीऊंगी आपके साथ कल। खूबसूरत मौसम, चाय पर होगी चर्चा और मिलेंगे हम सब कल।